Hello friends, this is Major General Neelendra Kumar for the playlist इनसे मिलिए in conversation with photojournalist Bandeep Singh। दूसरे वीडियो में मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस पूरे सेशन जो कि 2000 आपने बताया 13 से चला 12 वर्ष का, तो इसमें लाइट का आपने उल्लेख किया था, तो एक्सटीरियर लाइट भी यूज़ करने का मौका है? हाँ जी। मैं एक्स्ट्रा लाइट्स जो हैं जी यूज़ करता हूँ। मैं लाइट्स जो हैं वो मैं उनको एक चिज़ल की तरह यूज़ करता हूँ, छेनी की तरह, जिससे कि मैं जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अंधकार के डार्कनेस की जो स्पेस है उससे बाहर लेके आता हूँ। तो उसमें वो मेरी टेक्निक है, वो मेरा एक स्टाइल है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो इमेजेस जो होती हैं ये कैंडिड इमेजेस ना होके ये स्टडीड इमेजेस हैं, जो कि आप सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट की बॉडी के अनुसार, उसके फेस के अनुसार आप लाइट डालते हैं और उसको एक ऐसी आइडियल स्टेट में कैप्चर करते हैं कि आपका जो ध्यान है सिर्फ वहीं जाता है जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसको ये भी देखा जा सकता है कि आप चाहते हैं कि जो आपके दर्शक हैं उनमें कुछ वो रहस्य, कुछ वो इनक्विजिटिवनेस बनी रहे, एंड ओनली दैट पोर्शन इज एक्सपोज्ड वेयर यू वांट टू highlight at this point of time. It is something like that, maybe. इसको रहस्य का रखना ना करके इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं कि you want the viewer to see only what is focused. Yes. तो आप जिस चीज पे ध्यान उनका चाहते हैं कि ध्यान पड़े उस पे रोशनी रहती है, और बाकी सब जो चीज है जो अगर उस मैसेज के बीच में एक नॉइज का काम करता है, उस नॉइज को एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि आपका जो ध्यान है सिर्फ उस सब्जेक्ट पे रहे। बहुत अच्छा। और ये जितने भी आपने बताया हैं 34 फ्रेम हैं, तो इनके लिए तैयारी करने में सब नॉर्मल था या कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा उस फ्रेम को डिसाइड करने में, या उस पर्टिकुलर एंगल या लाइट की दृष्टि से? नहीं, इसमें अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जो लाइट का यूज़ जो है वो उसमें कोई सेकंड नेचर बन गया। एकदम देखते ही समझ आ जाता है। एक सब्जेक्ट जो है एकदम से लाइट के पैरामीटर्स में क्लासीफाई हो जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर आपकी आउटवर्ड अपीयरेंस देख के आपकी इंटरनल स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसी ढंग से इतने साल की फोटोग्राफिक एक्सपीरियंस के बाद ये हुनर आ गया है, आपको किसी को देखना आ जाता है। और इसको एफर्टलेस बनाने में मेरे असिस्टेंट्स, जो मेरे फोटो असिस्टेंट्स हैं, उनका बहुत रोल होता है, क्योंकि वो लाइट्स को मैं जब शूट कर रहा होता हूँ तो वो लाइट्स को मेरी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उतना ही मूव करते हैं जितना मैं चाहता हूँ। कभी कभी तो 1 सेंटीमीटर मूव करना, कभी कभी उसको लाइट को हल्का सा आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना। तो इसमें मेरे असिस्टेंट्स का बहुत योगदान है। मेरे 3 असिस्टेंट्स थे इस प्रोजेक्ट में, नीलाद्री, कुशाग्र और राहुल। तो इनकी मदद बहुत इसमें रहती है। बहुत बड़ी चीज़ है कि उनमें आपके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग, तालमेल है कि वो समझ लेते हैं। तालमेल भी कहते हैं उसको, झाड़मेल भी कहते हैं। हाँ, झाड़मेल तो दोनों की जरूरत पड़ती है, तालमेल और झाड़मेल दोनों हैं। कभी कभी तालमेल होता है जी, तो कभी कभी उसको समझाना भी पड़ता है। फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत होती हैं। तो इन लोगों ने मेरी फ्रस्ट्रेशंस को बहुत झेला है, तो इनका बहुत आभारी। शागिर्द जो हैं वो तो चिलम भरते ही रहे हैं हमेशा से। और अगली चीज़ ये कि ज़्यादातर ये आपका दिन का कौन सा भाग था जब ये आपको सुबह का था ज़्यादातर है या शाम का है? कौन सी लाइट में? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उस लाइट के मायने ही नहीं है। जब आप क्योंकि जब हम एक्सटर्नल लाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो चाहे बाहर का उजाला कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, उससे मैटर नहीं करता था। तो इसी तरह शूटिंग भी मैटर नहीं करती। कभी कभी कई शॉट हुए हैं
जो रात के बिल्कुल डीप इन द नाइट हुए हैं, कोई रात के 1-1, 2-2 बजे भी हुए हैं, कई शॉट हुए हैं जो कि सुबह 10 बजे 11 बजे भी शॉट्स हुए हैं। तो वो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जो शॉट्स का प्राइमरी लाइट सोर्स एक्सटर्नल लाइट्स है, नेचुरल लाइट का इसमें कोई योगदान नहीं है। और चूंकि ये अखाड़े और डेरा दोनों में क्या फ़र्क है? अखाड़ा जब नागा साधु कॉन्ग्रीगेट करते हैं, जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो वो जो छावनी टाइप जो जगह होती है, जो कैंप है, वो अखाड़ा बनता है। अखाड़ा एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक वो जियोग्राफिकल स्पेस भी है और एक डिलिमिटेशन स्पेस भी है जहाँ पे जो एक संगठन का, जिसमें पूरा उसकी एथॉस और उसकी हिस्ट्री और उसकी ट्रेडिशन भी है। तो जूना अखाड़ा एक संगठन भी है, जूना अखाड़ा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुंभ में जब वो एस्टेब्लिश होता है तो एक ज्योग्राफिकल कैंप भी है। बट टेक्निकली ये वो कैंप है जहाँ पे जूना अखाड़ा संगठन के लोग जो हैं आके एक साथ कॉन्ग्रीगेट करते हैं। तो उसी ढंग से अखाड़ा जो है एक बहुत वास्ट टर्म है तो इसका ट्रेडिशन जो है अखाड़े का, ये वहाँ से आता है कि जो नागा साधु जो हैं वो प्राइमरीली जो उनका ओरिजिन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज वॉरियर सेंट्स की है। खास तौर पे मेडिवल टाइम्स में तो ये अपने आप में एक बहुत एक योद्धाओं की तरह जो है इनकी हिस्ट्री रही है। तो ये जो टर्म्स हैं ये वहाँ से पैदा होते हैं, जैसे निहंग है उसी तरह से। हाँ जी। तो उनके जो अखाड़ा जो है, अखाड़ा इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मार्शल आर्ट्स। तो ये शायद इनका ओरिजिन इन टर्म्स से निकलता है, जो टर्मिनोलॉजी है अखाड़ा की। और इनको जो ग्रीक जब जो इन्वेजन जो हुआ उस वक्त भी कई जो नागा साधुओं जो के साथ युद्ध हुए, और अलेक्जेंडर की आर्मी का जो इनके लिए टर्म होता था वो जिम्नोसोफिस्ट कहा जाता था इनको। जिम्नोसोफिस्ट, ओके। क्योंकि अखाड़ों में रहने वाले साधु जिम्नास्टिक्स भी। तो डेरा का क्या मतलब है? डेरा होता है जो स्थान या वो जो इनके जो जब ये कुंभ में नहीं रहते, जब ये कॉन्ग्रीगेशन में नहीं रहते, तो जिन स्थानों पे, जिन जगहों पे ये वास करते हैं उनको परमानेंट एबोर्ड जो है, उनको आश्रम, डेरा, ये नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट टेक्निकल नॉमेनक्लेचर नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्रेम आपके देखे तो इसमें आपने फोकस किया है एक पर्टिकुलर नागा साधु पर, कहीं पर दो हैं, ज़्यादा हैं। तो जो भी थे उनको आपको कन्विंस करना पड़ा, तैयार करना पड़ा, या दे वर गोइंग अबाउट देयर ओन वे एंड दे वर इनडिफरेंट कि यू हैव अ कैमरा? क्या बात? कन्विंस तो बहुत करना पड़ा, मना के लेके आना पड़ा हर एक को और वो कुछ मदद इसमें जो मेरे जो मित्र थे उनका भी रहा हाथ और क्योंकि उनके इंसिस्टेंस पे, उनके रिगार्ड के लिए भी बहुत ये जो है वो कैमरे के सामने आए, क्योंकि इनका स्वाभाविक नेचर कैमरा को फेस करना इस ढंग से एक पोज्ड वे में फेस करने का, दे डोंट डेमोन्स्ट्रेट, और उनका स्वाभाविक नेचर है नहीं लेकिन उनका स्वाभाविक नेचर सहज, बहुत सहज है। तो आप जो इनका जो कैमरे के सामने ईज देख रहे हैं, ये इसमें मेरा योगदान कम है। इसमें इनकी जो स्वाभाविक ईज है, जो लाइफ के प्रति ईज है, ये वो है कि जैसे कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और आपने कही कि ये लोग वो हैं जो कि दुनिया को एक तरह से क्या पूरी तरह से रिनाउंस कर चुके हैं। तो आप जब अब वहाँ पर रहते हैं कि आपने पर्टिकुलर अपने शूज़ पहने हुए हैं या आपके पास मोबाइल है या कुछ और है, तो क्या आपको ऐसा लगा कि इनमें ख़ास तौर से जो नए हैं उसमें इन चीज़ों के प्रति कुछ क्यूरोसिटी है, और इज इट अ केस दैट दे आर टोटली इनडिफरेंट टू मटेरियल पोजेशन? ये मैं जानना चाहता हूँ। उसमें ऐसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो रिनंसिएशन है वो रिनंसिएशन ऑफ अपीयरेंस एंड रिनंसिएशन ऑफ एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन वाला रिनंसिएशन नहीं है। वो रिनंसिएशन
ऑफ अनअटैचमेंट है। आप किसी भी संदर्भ में रहें जी, आप उससे डिटैच रहें जी। वो डिटैचमेंट के एस्पेक्ट से इसको समझना जरूरी है। तो उसमें ये लोग सब सुविधाओं के साथ भी रहते हैं। जो डिटैच्ड है वो रिलेशनशिप में भी है और वर्ल्डली पोजेशंस में भी है। आप वो सब चीजें इस्तेमाल करते हैं जी, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं रहते। ये एक जो है मेरे को ये चीज देखने में मिली। कईयों के पास गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं जी, मोबाइल फोन्स कईयों के पास है। अक्सर अब ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। कईयों के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जी, यूट्यूब हैंडल्स हैं। तो इसको मैं अटैचमेंट नहीं मानता, इसको मैं कंटेम्प्रेरी लाइफ के उसका जो मटेरियल कल्चर है वो मानता हूँ। जैसे कि आप जब चाय बनाते हैं तो आप चाय बनाने के लिए चाहे चूल्हे की आग पे चाय बनाएं, चाहे आप एक इलेक्ट्रिक थर्मस में चाय बनाएं, पानी गर्म करें, चाहे आप उबाल के बनाएं, चाहे डिप एंड प्रोडक्ट चाय है। तो इनका मैंने इनके बीच में इनके बिहेवियर में मैंने देखा कई इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि कईयों के पास मटेरियल चीज़ें हैं, लेकिन वो मटेरियल चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो कोई और भी चीज़ें हैं जिनको हम अटैचमेंट के संदर्भ में नहीं देखते। जैसे उनकी चिलम है मान लीजिए, अब वो चिलम हर एक नागा बाबा के पास अपनी एक चिलम होती है। अब वो चिलम उनके साथ चिलम है भी और वो सब में सर्कुलेट भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ बाउंड है या उसके साथ वो चीज़ें कई नागाओं के पास उनकी जो आप श्रृंगार आप देखेंगे, कईयों ने बड़ी बड़ी इलेबोरेट मालाएं पहनी हैं रुद्राक्ष की और कईयों के पास बड़ी बड़ी ऐसी मोटी मोटी तुलसी की मालाएं हैं जो कि अपने आप में अगर उनको खरीदा जाए तो बहुत महंगी हैं जी। लेकिन वो बिल्कुल उसका जो जिस ढंग से उसको धारण करते हैं वो इट इज जस्ट कंप्लीटली लाइक एनी अदर थिंग कि जिन्होंने 20 रुपए की माला पहनी और जिन्होंने 20,000 रुपए की माला पहनी, वो उनका भाव वही है उस माला को पहनने का। तो देखते रहिए, ये हमारी बातचीत बंदीप जी से जारी रहेगी। बी विद अस।